हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल। आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ आपको ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है। आप लोग कहीं से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला प्रश्न, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस आज ही के दिन अर्थात 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। और इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहली बार विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया था? तो विश्व हाथी दिवस पहली बार 12 अगस्त 2012 को मनाया गया था। तो इसको याद रखने में भी कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि 12 अगस्त और 2012 में इसकी शुरुआत करी गई थी। ये मुख्य रूप से हाथियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अफ्रीका में हाथियों की संख्या को देखते हुए शुरुआत में इसको 12 अगस्त 2012 को ही मनाने की घोषणा की गई थी और तब से ये हर वर्ष 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न, पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज। तो जो वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज है वे अब पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले अगर हम उनकी बात करें तो इससे पहले वो रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और वे सेना अध्यक्ष, रिटायर्ड सेना अध्यक्ष भी पेरू के थे। तो अब ध्यान रखिएगा इस बात का कि पूर्व रक्षा मंत्री और सेवानिवृत्त सेना अध्यक्ष वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज जो है वो पेरू के अब नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगर हम बात करें वो किनका स्थान लेंगे तो वे अल्वारो कैट्रियानो बेलिडो का स्थान लेंगे। अल्वारो कैट्रियानो बेलिडो के स्थान पर अब पेरू के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अब अगर बात करें हम पेरू की, तो पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। पेरू एक दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है जिसकी राजधानी लीमा है। इसकी आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? स्पेनिश है। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी। यहाँ पर प्रधानमंत्री की जानकारी हमने पढ़ ली है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेलारूस के नए राष्ट्रपति का भी चुनाव जीता है। तो बेलारूस के नए राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो अभी अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अभी बेलारूस के नए राष्ट्रपति का चुनाव जीता है और ये उन्होंने लगातार छठी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। उनके प्रतिद्वंदी जो थे उनको मात्र 9.9% वोट मिले हैं जबकि अलेक्जेंडर लुकाशेंको को 80% से अधिक वोट मिले थे। इसके बाद बात करते हैं कि इनके जो प्रतिद्वंदी का नाम क्या है? तो इनके प्रतिद्वंदी का नाम है स्वेतलाना तचनोस्काया जो थे वो इनके प्रतिद्वंदी थे जिनको मात्र 9.9% वोट मिले हैं। अब वे बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। तो कुछ बातें बेलारूस के बारे में पढ़िएगा। बेलारूस की राजभाषा क्या है? बेलारूसी। इसकी राष्ट्रभाषा क्या है? बेलारूसी। ध्यान रखिएगा राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ पर बेलारूस की राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों ही बेलारूसी है। अगर हम बात करें यहाँ के राष्ट्रपति कौन है तो अभी पढ़ा अलेक्जेंडर लुकाशेंको। और प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री है दिमित्री रुमास जो है वे बेलारूस के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। तो ये जानकारी यहां से थी। अब अगला प्रश्न, मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय सुरक्षा का शुभारंभ किया गया है। अभी एक नए सुरक्षा नामक एक नया शुभारंभ किया गया है जो कि मनुष्य और हाथी के टकराव के ऊपर रखा गया है। इसकी अगर शुभारंभ पूछा जाए कि किसने की तो इसका शुभारंभ किया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अभी मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय सुरक्षा का शुभारंभ किया है। अब इस राष्ट्रीय सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो वास्तविक जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकराव से निपटना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में हाथी परियोजना को कब शुरू किया गया था? तो भारत में हाथी परियोजना को वर्ष 1992 में शुरू किया गया था और भारतीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी। उसके बाद अगला प्रश्न, एयर सुविधा नामक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है।
तो एयर सुविधा नामक ऑनलाइन पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा। अभी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयर सुविधा नामक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इसके तहत क्या होगा कि जो भी अंतरराष्ट्रीय यात्राएं कर रहे हैं, या तो बाहर जा रहे हैं या विदेश से भारत में यात्रा कर रहे हैं, उन्हें एक स्व घोषणा पत्र भरना पड़ेगा। इसके द्वारा क्या होगा कि जो कोविड-19 से संबंधित जानकारियां एकत्रित हो पाएंगी, और अगर वे भविष्य में अगर कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनके क्वारंटाइन करने में या उनकी देखभाल करने में ज्यादा सरकार को मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए एयर सुविधा नामक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न, डायरेक्ट टू कंज्यूमर D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर नामक ऑनलाइन स्टोर शुरू किया गया है। तो ये स्टोर किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया है LG इंडिया ने। अब LG इंडिया ने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए लोगों को या अपने उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिक्री की ओर अग्रसर करते हुए डायरेक्ट टू कंज्यूमर नामक ऑनलाइन स्टोर शुरू किया है। अब ये LG ने शुरू किया है, तो LG इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। LG इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत कब हुई थी? 1998 में, लेकिन माफ करिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और 1958 में एज गोल्ड स्टार के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। LG इंडिया के रूप में नहीं करी गई थी, बल्कि 1958 में गोल्ड स्टार के रूप में की गई थी। उसके बाद में 1995 में इसका नाम परिवर्तन करके LG इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिया गया, और 2002 में इसका नाम परिवर्तित करके LG इंडिया रख दिया गया था। इसके अगर हम संस्थापक की बात करें तो कू इन हवोई जो थे वो इसके वास्तविक संस्थापक थे, जो कि गोल्ड स्टार जब शुरुआत करी गई थी 1958 में, तभी इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसका मुख्यालय की बात करें तो LG का मुख्यालय है साउथ कोरिया में। तो ये सारी जानकारी इस क्वेश्चन से मिली। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? अभी पतंजलि झा को मुंबई का प्रधान आयकर आयुक्त नियुक्त किया गया। वे पूर्व IRS अधिकारी हैं, और इससे पहले भी वो 1997 से लेकर के 2007 तक मुंबई में कार्य कर चुके हैं। तो उनके पास लगभग 10 वर्षों का मुंबई में कार्य करने का अनुभव भी है, और इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए अब वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मेन के तौर पर अब दोबारा से मुंबई में ज्वाइन करेंगे। उसके बाद है कि ICC एम्पायरों के एलिट पैनल में शामिल हुए भारतीय एम्पायर। तो ICC एम्पायरों के एलिट पैनल में शामिल होने वाले भारतीय एम्पायर कौन बने हैं? ये बने हैं KN अनंत पद्मनाभन। KN अनंत पद्मनाभन जो है वो भारतीय एम्पायर, पहले तो वो भारतीय क्रिकेटर थे, उसके बाद में वो भारतीय एम्पायर बने हैं, और अब उन्हें ICC एम्पायरों के एलिट में भी शामिल किया गया है। अगर बात करें उनके खिलाड़ी के तौर पर, तो वे केरल के लिए 105 फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं और 54 लिस्ट ए गेम्स खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 105 फर्स्ट क्लास में 344 और 54 लिस्ट ए गेम्स में 87 विकेट उन्होंने लिए हैं। और उनके नाम 3 प्रथम श्रेणी के शतक है और 8 अर्धशतक भी शामिल है। अब आप लोगों ने पढ़ना यह है कि वो ICC के एलिट में शामिल हुए हैं, तो ICC के बारे में कुछ बातें पढ़िएगा। ICC की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 में। ICC का मुख्यालय कहां पे है? दुबई। जो दुबई कहां है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। अंतरिम चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। तो ये सारी जानकारी इस क्वेश्चन से पढ़ी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो अभी रूस पहला ऐसा देश है जिसने कोविड-19 वैक्सीन अपने देश में रजिस्टर कराई है। इसकी घोषणा खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की है। व्लादिमीर पुतिन जो है वे रूस के राष्ट्रपति है। और अगर आपसे वैक्सीन का नाम पूछा जाए तो इस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक V। ध्यान रखिएगा, वैक्सीन का जो नाम है वो है स्पुतनिक V।
स्पुतनिक वी इस वैक्सीन का नाम है और ये मॉस्को के गोमिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित की गई है। अब ये रूस में घोषणा की गई है, तो कुछ बातें हम रूस के बारे में पढ़ लेते हैं। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की राजभाषा क्या है? रूसी। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो रूस के प्रधानमंत्री है दिमित्री मेदवेदेव। दिमित्री मेदवेदेव जो है वो यहाँ रूस के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, 101 रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो अभी 101 रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध किसने लगाया है? तो ये भारतीय रक्षा मंत्रालय ने लगाया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध इसलिए लगाया है कि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना। अब जितने भी रक्षा वस्तुएं होंगी जो 101 में शामिल रहेंगी, इनका जो उत्पादन है वो भारत देश में ही करने का निर्णय लिया गया है, ताकि आयात को कम से कम किया जा सके और आत्मनिर्भर भारत की पहल को आगे बढ़ाया जा सके। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा, ये शीर्षक पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया है। तो कहां पर किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इसका आयोजन किया गया है। लेकिन इसके मुख्य उद्देश्य में, जैसा कि नाम से ही पता है, यहाँ पर लिखा है मध्य प्रदेश, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा करना, ताकि मध्य प्रदेश राज्य को भी आगे की तरफ अग्रसर किया जा सके। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स, हिंदी, जीएस, संस्कृत, साइकोलॉजी के नोट्स मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।